इसी वक्त बनारस में मोदी को रैली की इजाजत न मिलने के विरोध में बीजेपी के नेता अरुण जेटली, अमित शाह और कई नेता धरना पर बैठने वाले हैं। होटल में मौजूद हैं, पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है। कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी भी बनारस पहुंचेंगे। शाम को गंगा आरती की इजाजत मिली, लेकिन मोदी ने गंगा आरती से करने से इनकार कर दिया। बनारस से दिल्ली तक बीजेपी का विरोध। होटल में क्या बातचीत हो रही है बीजेपी के नेताओं से, इस बीच आपको बता दें, लंका जो इलाका है बीएचयू के पास, वहां धरना और सत्याग्रह की बात की थी इजाजत न मिलने के विरोध में। वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी तब जब 144 धारा लगा दी गई है उसके बाद भी। और वहां रैपिड एक्शन फोर्स और विरोध में वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी तब जब 144 धारा लगा दी गई है उसके बाद भी। और वहां रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई है। क्या किसी तरह का टकराव हो सकता है? क्या बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या कुछ होगा? सबसे पहले अपडेट लेते हैं हम बनारस से राजीव रंजन से। उसके बाद हमारे साथ कई मेहमान हैं, आरती मेहरा बीजेपी के नेता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, और स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार। राजीव रंजन, आप होटल सूर्या में शायद मौजूद हैं, जहां अरुण जेटली, अमित शाह और पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही है। क्या कुछ होने वाला है? कितनी देर में निकलने वाले हैं? क्योंकि पहले खबर थी कि 11 बजे सुबह धरना और सत्याग्रह बीजेपी के नेता बीएचयू के बाहर शुरू करेंगे। राजीव रंजन, देखिए, इस वक्त मैं होटल रेडिसन में हूं, जहां पर अरुण जेटली रुके हुए हैं और तमाम बीजेपी के नेता यहां पर आए हुए हैं। आपको देखने में बिल्कुल सन्नाटा लग रहा होगा, लेकिन इस होटल की लॉबी में इस वक्त अरुण जेटली, अमित शाह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विजय गोयल, अर्जुन मुंडा, तमाम बीजेपी के नेता अभी होटल की लॉबी में मौजूद है। और 11 बजे से इनको धरने पर बैठना था। मैं आपको बता दूं, बनारस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मुझे लग रहा है कि ये नेता इंतजार कर रहे हैं थोड़ी और देर हो, क्योंकि उसके बाद इनको रोहनिया में जो नरेंद्र मोदी की जनसभा उधर जाना होगा। तो मुझे लगता है कि ये सांकेतिक धरना के तौर पर वहां पर रहेगा और कुछ मिनट या एक आध घंटे ही वहां पर ये नेता बैठेंगे, क्योंकि 11 बज चुका है और अभी होटल से कोई भी नेता धरना स्थल के लिए रवाना नहीं हुआ। राजीव रंजन, एक संक्षिप्त जवाब और चाहिए कि क्या पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम बनारस क्या इन लोगों से बात करने की, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से कि आप धरना और सत्याग्रह न दें, न करें? देखिए, अनौपचारिक तौर पे हमको ये जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन ने इन नेताओं से कहा था, इन नेताओं से रिक्वेस्ट किया था कि चुनाव के इस समय में धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और जिले के अंदर धारा 144 लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना करने पर अड़े हुए हैं और इस वक्त यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन की बैठक चल रही है इस धरने के बारे में कि अगर ये देर तक करते हैं, वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर दबाव में प्रशासन भी है। जिस तरह का टकराव बीजेपी के नेता ले रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं और सड़क रास्ते से, आपको मैं बता दूं, बीएचयू से केंद्रीय कार्यालय जाने का जो सबसे लंबा और सकरा मार्ग हो सकता था, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पकड़ा है। दूसरे रास्ते से वो जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस मार्ग को पकड़ा है, उन इलाकों को पकड़ा है जो सकरा है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो पतली रोड है, उससे वो जाएंगे। तो प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। एक तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शहर में आ रहे हैं और दूसरे इन नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर। चलिए राजीव रंजन, आप नजर रखें, हम आपके पास वापस आएंगे। इस बीच दर्शकों को बता दें कि 11 बजे का वक्त मुकर्रर था बीजेपी के नेताओं के धरना और सत्याग्रह का। इस बीच जो खबर है कि 2:30 बजे नरेंद्र मोदी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से रोहनिया पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे बीएचयू हेलीपैड पर आएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से मदनपुरा, गोदौलिया, गिरजाघर, लक्सा, गुरुबाग, रथ यात्रा चौराहा होते हुए बीजेपी सेंट्रल ऑफिस पहुंचेंगे। सवाल उठता है, क्या मतलब और मकसद है बीजेपी का, और क्या जानबूझकर रोका रिटर्निंग ऑफिसर ने? अगर रोका तो इसका कोई मकसद है, और गंगा आरती की इजाजत मिली, परमिशन मिली, तो भी करने से क्यों इनकार किया मोदी ने? हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, स्टूडियो में आरती मेहरा, दो वरिष्ठ पत्रकार भी। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, सुबह सुबह केजरीवाल ने भी ट्वीट करके चुनौती दे दी है मोदी को कि हमसे पहले सार्वजनिक बहस करें। साथ में यह भी कहा है मोदी को कि गंगा आरती की परमिशन मिल गई तो आरती करने के बजाय इस पर सियासत कर रही है, दुखद है। क्या ये कहने का क्या मतलब है? अगर मोदी के 4-5 प्रोग्राम थे, इजाजत नहीं मिली सभा की, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे। आशुतोष, देखिए दो चीजें हैं अजीत जी। और पहली बात इस बात को लेकर है कि आपने पिछले दिनों टेलीविजन चैनल और अखबारों के अंदर जो प्लांटेड इंटरव्यूज, प्लांटेड रिपोर्टर और प्लांटेड एडिटर्स के द्वारा किए गए, उसको आपने देखा, उसमें कोई भी कड़े सवाल नहीं पूछे गए।
अगर नरेंद्र मोदी साहब को लगता है कि उनके पास विजन है हिंदुस्तान और बनारस के लेके, तो क्यों नहीं वो किसी प्लेटफॉर्म पर आते और ऐसी जगह पे खड़े होकर बताए कि हिंदुस्तान के लोगों को, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और पूरी दुनिया देखे किसका विजन है, कौन बात कर रहा है, कौन बेहतर हिंदुस्तान के बारे में बातचीत कर रहा है, कौन झूठ बोलता है, किसके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह से जिस तरीके से अरुण जेटली के लोग ड्रामा कर रहे हैं, मैंने कल ही कह दिया था कि अगर अरुण जेटली बीजेपी के नेताओं के अंदर हिम्मत है तो 45 डिग्री पर खुले आसमान के नीचे, तपती धूप के नीचे वो धरना करके दिखाएं। ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं, समय को फिलहाल जो टालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग अरविंद केजरीवाल के धरने को एनार्किज्म, अराजकता कहते थे, आज क्या वो लोग अराजकता नहीं फैला रहे हैं? जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। उसके बाद हम कुमार कुंदन के पास चलेंगे जो बीएचयू गेट के बाहर मौजूद है। पहले आरती मेहरा से जवाब लेते हैं और उसके बाद स्टूडियो में प्रदीप सिंह विनोद अग्निहोत्री से भी बात करें। आरती मेहरा कुछ सवाल उठाए कि पहले जब अरविंद केजरीवाल ने धरना और सत्याग्रह की बात की तो आपने अराजकतावादी कहा, अनार्किज्म कहा और तमाम तरह की, अब करें आप भी वही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और ये बिल्कुल हम वो रास्ता आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वो रास्ता नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में विकास का और गुड गवर्नेंस का प्लैंक लेके उसको लेके पूरी तरह से चली है। आज ये यहाँ पे बौखलाहट और घबराहट में जिस तरीके से प्रशासनिक अराजकता फैलाई जा रही है और जिस तरह से मनाही की गई, एक प्रत्याशी अपने चुनाव में लोगों से नहीं मिलेगा, रैली नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? आप ऐसे में परमिशन को कैसे मना कर सकते हैं? आपने 150 लोगों की, मैं सब चिट्ठियां लेके आई हूँ अरुण जेटली की, जिस चिट्ठियों में 7 तारीख की सुबह से 6 तारीख को पहले मांगी गई परमिशन, वर्बली हाँ की गई गंगा आरती की, और जब परमिशन दी गई राइटिंग में मांगने के लिए, राइटिंग में दिया गया तो उसके बाद मना कर दिया गया। 7 तारीख को 5 बजे दिया गया, 5 नहीं दिया गया, 11 बजे दिया गया, रात के 11 बजे दिया गया। और हर प्रोग्राम को करने के लिए अजीत जी समय की जरूरत होती है, लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। अभी ये कह रहे हैं कि सकरी गलियों से जा रहे हैं और पतले रास्ते ले रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? चुनावों में तो लिया ही जाता है। जो भीड़ भाड़ के एरिया में मैक्सिमम लोग आपको मिलते हैं, ये तो पिछले आप 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो भी हम अपनी रैली करते हैं, मैं भी 4 चुनाव अपने पर्सनल लड़ चुकी हूँ, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहीं पे और लोगों को जुटा के उसके बाद हम चलेंगे रैली की जाती है। और ये 144 कब लगाई गई है? कब लगाई गई है? प्रश्न ये है कि क्या जब हमने रैली की परमिशन मांगी तब धारा 144 लगाई गई या उसके बाद अब लगाने की कोशिश की जा रही है? आरती मेरा एक सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ होंगे लखनऊ में, उनसे पूछेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर प्रशासन ने या रिटर्निंग ऑफिसर को लगा कि ये एरिया संवेदनशील है बेनियाबाग और वहां थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है और 91 में एक सभा के दौरान वहां घटना भी हुई, दंगे जैसी नौबत भी आई, अगर संवेदनशील इलाके में अगर लगा के प्रशासन अभी जाते हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, और ऑल्टरनेटिव कोई जगह दिया तो उस ऑल्टरनेटिव जगह को आप इनकार क्यों करते? चुनाव की रैलियों में ऐसा होता है? नहीं, अभी देखिए ये सब बातें आपको एक एक फैक्ट करके आपके चैनल पे ही बताएंगे, लेकिन अरुण जेटली जी की चिट्ठियों से ऐसा बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। राइटिंग में तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया इन्हें। और दूसरी बात, आज अगर आप एक रैली करना चाहते हैं, अभी नॉमिनेशन भरने के लिए नरेंद्र मोदी जी जब बनारस पहुंचे तो पूरा का पूरा सी ऑफ ह्यूमैनिटी समुद्र की तरह से उमड़ा था। तब वो इतने प्यार से निकल सकता है, तो अब क्यों नहीं निकल सकता? अब इनको डर है जिस तरह का। तो आप साजिश देख रही है राज्य सरकार? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं साजिश देख रही हूँ। इसमें आईबी और वो प्रधानमंत्री के अंडर है, जिस आईबी का नाम कहते हैं, जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम वो कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के अंडर है। लेकिन इसका आपको फायदा भी मिल रहा है ना आरती मेरा। अब आप 2-3 दिन तक फायदा तो रैली करके आप मोदी निकल जाते हैं, लेकिन अब रैली न करने से देखिए दिन भर चैनल पर बहस होगी, दिन भर आप 100, 200, 400 लोग अलग अलग जगह धरना देंगे, आपको एक फायदा भी है इसका। मोदी जी की रैली का भी फायदा है। नहीं, हमने ये सिचुएशन नहीं खड़ी करी, ये सिचुएशन जिन्होंने खड़ी की है वो फायदा नुकसान देखें। हमारा फायदा तो यही था कि हम अपनी रैली। चलिए रविदास मेहरोत्रा, आ रहा हूं आपके पास, प्रदीप जी और विनोद अग्निहोत्री। रविदास मेहरोत्रा, कुल मिलाकर इशारा बार बार बीजेपी का बनारस के डीएम की तरफ है, प्रांजल यादव की तरफ बार बार इनका इशारा है कि डीएम ने परमिशन नहीं दी और डीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं संकेत कहीं ऊपर से और अलग अलग उनकी मंशा है। और अरुण जेटली और बीजेपी ने साफ साफ का उनको हटाया जाए। रविदास मेहरोत्रा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में
बहुत जबरदस्त तरीके से हताशा व्याप्त हो गई है और वो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए गुमराह करने की जनता को असत्य बातें करने का काम कर रहे हैं। कोई भी प्रदेश सरकार की ओर से ना कोई इशारा है ना कोई निर्देश है, ये सीधे फैसला वहां पर आरओ का है, चुनाव आयोग का है और प्रदेश सरकार का या हम लोगों का उनकी रैली ना हो, उनके कार्यक्रम ना हो, इससे कोई भी हम लोगों ने निर्देश नहीं दिए हैं। तो फिर आप भी निंदा करिए, फिर आपको निंदा करनी चाहिए, आपको भी। और इस बीच आपको बता दें, मायावती लखनऊ में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ देर में हम आपको बताएंगे कि मायावती लखनऊ में क्या कहती है। प्रदीप सिंह, पूरी बात जो आपने सुना आपकी मेरा की, अगर हम बात करें तो बीजेपी को तो फायदा तो हो रहा है इससे। देखिए अजीत जी, एक बात बताइए, चुनाव के समय कोई पार्टी, कोई नेता, किसी पार्टी का वो रैली क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अगर प्रशासन के एक गलत कदम से बीजेपी को ये मौका मिल रहा है कि उससे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो कोई राजनीतिक दल ऐसा अवसर क्यों गंवाना चाहे? वही बीजेपी कर रही है। उसको अब दिखाई दे रहा है कि जो प्रशासन ने कर दिया है, उसके बाद अब रैली न करने में या आरती में न जाने से ज्यादा फायदा हमको हो रहा है, ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है और एक सहानुभूति बटोरने का भी अवसर मिल रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि एक उम्मीदवार को उसके अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो जो किसी भी राजनीतिक दल की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है ऐसी परिस्थिति के बारे में, वो बीजेपी दिखा रही है। विनोद अग्निहोत्री, सवाल इसमें यह भी है कि जो चिट्ठियां अरुण जेटली की चिट्ठियों का जिक्र वो कर रही है, चिट्ठियां सारी मेरे पास भी है, चिट्ठी वो भी है जो इलेक्शन कमीशन ने अरुण जेटली को लिखा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हमारी मंशा पर संदेह पैदा कर रहे हैं और ये जो कुछ भी हुआ, डीएम या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है अकेले फैसला नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेनियाबाग में रैली के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न थे और जो सेंसिटिव एरिया था उन सबको डिस्कस किया, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से, और हालात मुफीद नहीं लगे इसलिए इजाजत नहीं दी और बाकी 3 चीजों की इजाजत दे दी। देखिए, बेनियाबाग का एक इतिहास है, वहां की संवेदनशीलता, उसके बारे में आप जिक्र कर ही चुके हैं। बेनियाबाग के बारे को लेकर के उन्होंने परमिशन नहीं दी, ये उनके सुरक्षा की चिंताएं थी, सुरक्षा आग्रह थे एडमिनिस्ट्रेशन के। अल्टरनेटिव जगह की परमिशन दी, कब दी, कहां दी, समय क्या था, मुझे लगता है इस सारे मामले को जानबूझ करके इस तरह से उठाया गया है ताकि इसका पूरा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ले सके और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको हैंडल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है कुल मिलाकर के। क्योंकि स्थिति ये है कि मुझे नहीं लगता कि प्रांजल यादव की या अखिलेश यादव के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच कोई ऐसी साठगांठ हो कि नरेंद्र मोदी की रैली नहीं करने देंगे तो नरेंद्र मोदी वहां चुनाव हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी की एक रैली वहां हो चुकी है बेनियाबाग में, दूसरी रैली के लिए एक जगह दी गई, अब उस जगह आप नहीं जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस बीच आपको बता दें कि बनारस में मायावती ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, एसपी और बीजेपी में मिली भगत है और ये नरेंद्र मोदी की नौटंकी है। हालांकि सियासी बयान है मायावती, लेकिन मुझे लगता है मायावती का बयान जो है वो कई बार जो है जिस तरह से, देखिए मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं, अयोध्या में जिस तरह से जो पंचकोसी परिक्रमा के दौरान एक मिलाजुला खेल हुआ था वो आपको याद होगा। तो कई बार जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में चाहे वो मिलाजुला हो या ना हो, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो अपरेंटली लगने लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और दोनों एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते हैं। आशुतोष, चूंकि आप बनारस में मौजूद है, अरविंद केजरीवाल वहां बहुत स्टेक पर, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अभी हो गई है क्योंकि बाकी तो 400 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करके सबको आपने मतदार में छोड़ दिया, पूरी ताकत आपने भी अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा रखी है। तो लगता है आपका भी डेस्परेट मोदी के बढ़ते प्रभाव से अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आप लोग भी डेस्परेट हैं, इसलिए आज अचानक कह दिया कि अब हमसे शास्त्रास्त्र करें मोदी और हमसे बहस करें 1-to-1 मोदी। आशुतोष, देखिए अजीत जी, मैं तो साफ बात करता हूं कि मैं पिछले 20-22 दिन से बनारस के अंदर हूं। जब पहले दिन हम लोग आए तो कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मौका नहीं है। जब उनका नॉमिनेशन के बाद लोगों ने कहा वो नंबर 2 पर है और आज की स्थिति में अभी सुबह कम से कम 4 घंटे पदयात्रा करके आया हूं और मैं कह सकता हूं कि यहां से दरअसल नरेंद्र मोदी हार के कगार पर पहुंच चुके हैं
और ये उस बौखलाहट का नतीजा है कि इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहां तक शास्त्रार्थ का बात है, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि पिछले दिनों जितने इंटरव्यूज टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों में आए, ये सारे के सारे प्लांटेड रिपोर्टर्स और प्लांटेड एडिटर्स के द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें एक भी कठिन सवाल नहीं मुझे पूछे लगता गए है हैं। ये इसलिए मुझे लगता है इस नरेंद्र पर मोदी को इस बात का गर्व है, अहंकार है। आशुतोष, एक मिनट मेरी बात पर हम सुनिए। यहाँ बात मेरी बात नहीं, सुनिए, मेरी बात आशुतोष जी, सुनिए। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार मेरी बात सुनिए, हैं। मैं आपको बता रहा सारे हूं, मैं आपको पत्रकारों और अरविंद जी, संपादकों को एक रंग से देखने की ये ठीक बात है। सही बात है। आप राजनीतिक दल के नेता हैं, अगर आप कहेंगे, विरोध करें, वो बात समझ में अजीत जी अगर आप कहेंगे, अजीत जी अगर आप कहेंगे तो मैं उन सारे पत्रकारों के नाम लूंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया है और लेकिन मैं इस पर अभी बात से क्या लिंक है, सर, ये भी मैं आपको जनरलाइज बताऊंगा। करके अगर सारे किसी- पत्रकारों का- इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनके पास विजन है, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल तो टेलीविजन है, विजन नरेंद्र मोदी के पास है। अगर नरेंद्र मोदी के पास विजन है तो आइए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के अंदर, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर होता है, आप आइए एक प्लेटफॉर्म पे, आप प्लेटफॉर्म चूज करिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के अंदर, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर होता है, आप आइए एक प्लेटफॉर्म पे, आप प्लेटफॉर्म चूज करिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया देखिए आपका विजन क्या है, आपकी मसलब क्या है, आपकी सोशल पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। चलिए, अगर टेलीविजन न होता तो जी तो अरविंद केजरीवाल भी आज इस जगह पे न होते। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट कहना चाहती हूँ, कबूल करें या न करें, नहीं, और दूसरी बात आपको प्रूफ करने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 15 सालों से लगातार वो एक मॉडल खड़ा करके आए, जिस मॉडल को भारत सरकार ने भी अवार्ड अब किया, चलिए मुझे ब्रेक पर किया। जाना होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो ये रिश्ता है 36 का, ये अभी जब भी आरती मेहरा और आशुतोष होंगी तो बात होगा।